बोर्ड प्रॉपर्ली नजर आ रहा है, आवाज क्लियर है ना? रिस्पॉन्ड। हाँ मैम। ओके, we'll be talking about pleiotropic gene. अभी तक all the characters or all the genes that we were studying, हम लोग ऐसा देख रहे थे कि one single character or one single trait is being affected by one single gene. अब यहाँ पर क्या देखेंगे? A pleiotropic gene is a gene that can affect more than one characters at a time. तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि one single character was being determined by one single gene. हमारे सेल में we were talking about the genes in the chromosomes, DNA में genes के बारे में बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर जीन है जो कि हमारे स्किन कलर को डिसाइड करता है, कोई जीन है जो हेयर कलर को डिसाइड करता है, कोई जीन है जो हमारे आई कलर को डिसाइड करता है, आई शेप को डिसाइड करता है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल जीन कि एक सिंगल जीन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है. ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? वी बी सीइंग कि एक पर्टिकुलर एक सिंगल जीन कितने सारे कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर सकता है. There are some genes which can control only one character at a time. हमारी बॉडी में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक कैरेक्टर को एक टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं. But certain genes are there in our body. हमारी बॉडी में कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो एक टाइम में बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. Okay, so what is a pleiotropic gene? What is a pleiotropic gene? A gene which can control more than one character is called a pleiotropic gene. Gene that can control more than one character किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो जीन्स एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, such genes will be known as pleiotropic genes. Okay? अभी तक हमने देखा था कि एक सिंगल जीन का एक सिंगल फिनोटाइप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक सिंगल जीन से एक सिंगल फिनोटाइप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. ओके, Till now we were looking at that कि एक सिंगल जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है. बट अंडर दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू सी कि एक सिंगल जीन से मल्टीपल इफेक्ट्स कैसे प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, सो द इफेक्ट ऑफ दिस जीन is called as pleiotropic effect. इस जीन के वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, that effect is known as the pleiotropic effect here. Okay, so the first example that we need to deal with, the very first example that occurs in human, and that is a disease known as, पुराने स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं बताइए. मैम phenylketonuria. Sorry, what is it? Phenylketonuria. Phenylketonuria. Good. So in humans there is a disease. In humans there is a disease. Example number 1. पहला एग्जाम्पल जो प्लियोट्रोपिक हम देख रहे हैं, that is phenylketonuria. Spelling is phenylketonuria. Okay, write it down if you need to. वैसे तो नोट्स में ये दिया हुआ होगा. Okay, I guess it's done. अब हमारे बॉडी में there is a gene that controls the production of an enzyme.
ठीक है, एक जीन है जो कि एक एंजाइम का प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, दैट इज फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, that is phenyl alanine hydroxylase. There is an enzyme that is being produced in our body. The enzyme is known as phenyl alanine hydroxylase. इस phenyl alanine hydroxylase जो एंजाइम है, इसके लिए जो जीन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, अब जीन का म्यूटेशन बहुत डेप्थ में हम लोगों को इस लेवल पे नहीं पढ़ना है, बट आगे पढ़ना है। आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया हियर। जीन जो है वो डीएनए में एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, डीएनए में एक सीक्वेंस होता है, और जो कोडिंग पार्ट होता है दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन, प्रोटीन से ही एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। अब डीएनए के कोड में थोड़ा सा भी अगर चेंजेस आ जाए तो जो एंजाइम बनना है वो ना बन करके कुछ और बन जाएगा, ठीक है। सो आवर डीएनए हैज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, डीएनए में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है which is coding for some proteins। वो जो सीक्वेंस है वो अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा होता है। अब अगर डीएनए में कहीं चेंज आ जाए तो क्या होगा, हमारा जो प्रोटीन बनना है उस प्रोटीन के थ्रू जो एंजाइम्स हार्मोन्स बनना है, वो एंजाइम्स और हार्मोन्स भी चेंज हो जाएंगे along with the change in the डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस में चेंज होगा तो प्रोटीन्स भी चेंज हो जाएंगे। So there is a gene that produces this enzyme, phenyl alanine hydroxylase enzyme. इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है and this enzyme is not produced. Okay, this enzyme is not produced. Phenyl alanine hydroxylase बनना था, पर इस वाले जीन में हमारे म्यूटेशन हो गया। अब phenyl alanine hydroxylase जो है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से ये जो जीन है जिसमें फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज का प्रोडक्शन होना था, इस जीन के प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से किसी ह्यूमन बीइंग में तीन तरह का इफेक्ट, तीन फिनोटाइप नजर आएगा, तीन फिनोटाइप नजर आएगा, ठीक है, तीन फिनोटाइप नजर आएगा। फर्स्ट इज योर मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। सेकंड मैम ये तो डिजीज है ना? सॉरी क्या मैम ये तो डिजीज है ना? हाँ ये डिजीज है। तो आप जीन बोल रही थी कुछ। तो ये तो जीन है ना, सॉरी ये जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, ये एंजाइम देखो, ये एंजाइम जो प्रोड्यूस हो रहा है ये एक जीन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये एक जीन से ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है। पर फिनाइल कीटोन्यूरिया के केस में क्या होता है, ये एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है, ये एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है। तो वो जो जीन जो रिस्पॉन्सिबल था फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज प्रोड्यूस करने के लिए, वो तीन तरह का फिनोटाइप शो करेगा। वो तीन तरह का फिनोटाइप क्या होगा, इफ दिस इज नॉट प्रोड्यूस, अगर ये नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो तीन तरह का फिनोटाइप शो करेगा। वन इज मेंटल रिटार्डेशन, second one is hair loss and the third one is skin pigmentation. ठीक है, अब देखो फिर से समझो, just a second. हाँ फिर से समझो इस चीज को। हमारे ह्यूमन बॉडी में there is a gene which is responsible for producing an enzyme. हर जीन जो है हमारे बॉडी में उसका काम होता है कुछ ना कुछ एंजाइम को प्रोड्यूस करना, कुछ ना कुछ हार्मोन को प्रोड्यूस करना। सो देयर इज वन सच जीन जिसका की नाम देयर इज वन सच जीन दैट इज प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। द एंजाइम इज नेम्ड एज फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। हमारे बॉडी में एक जीन ऐसा होता है जो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। इस जीन में अगर म्यूटेशन हो गया,
म्यूटेशन मतलब जीन में चेंजेस आ जाना। तो इस जीन में अगर चेंजेस आ गया, इस जीन में अगर म्यूटेशन आ गया, तो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो ये बना रहा था, ये अब नहीं बनाएगा, ये एंजाइम का प्रोडक्शन अब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जीन हमारा म्यूटेट कर गया। जो जीन फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज बना रहा था, वो जीन चेंज हो गया, तो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज अब वो नहीं बना पा रहा है। तो उसके वजह से 3 तरह का इफेक्ट्स आउटसाइड मॉर्फोलॉजी में, आउटर मॉर्फोलॉजी में हम लोग को देखने को मिलता है। 3 तरह का फिनोटाइपिक चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके बॉडी में ये एंजाइम नहीं बन रहा है, उसके बॉडी में 3 तरह का फिनोटाइपिक चेंजेस देखने को मिल रहा है। वी ऑल नो व्हाट इज फिनोटाइप, द आउटसाइड एक्सप्रेशन इज द फिनोटाइप। तो यहाँ पे 3 क्या फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक तो दिख रहा है मेंटल रिटार्डेशन, ओके, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल ग्रोथ रुक जाता है। जिस भी इंसान में ये एंजाइम एब्सेंट है, उसके अंदर मेंटल ग्रोथ रुक जाता है। सेकेंड है स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पे धब्बे धब्बे प्रेजेंट होंगे, स्किन पे पिगमेंट्स बनने लग जाते हैं। एंड थर्ड इज हेयर लॉस, ओके। सो स्किन पिगमेंटेशन, हेयर लॉस एंड मेंटल रिटार्डेशन, ये तीनों होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ व्हिच एंजाइम, दैट इज फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। और फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज का बनना क्यों बंद हुआ, क्योंकि जो जीन उसको बना रहा था, उस जीन में म्यूटेशन हो गया, ठीक है। सो वन सिंगल जीन, एक सिंगल जीन जो है वो 3 तरह के फिनोटाइप प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, मेंडल ने जो स्टडी किया था, we saw that mostly okay, one gene was producing one phenotype. अब यहाँ पे हमने देखा कि one single gene is producing 3 types of phenotype, 3 तरह का phenotype शो कर रहा है। ऐसे जीन हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। इज दैट ओके? हाँ मैम ये म्यूटेशन Mutation थोड़ा क्या? देंगी Kind प्लीज। of, आप लोगों को पता है कि द डीएनए इज मेड up of in our body of nitrogenous bases. ये पता है सबको? नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? एडेनाइन, थायमीन, गुआनाइन और साइटोसिन, 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अब डीएनए हमारा कुछ इस तरह से नजर आता है। आई एम ओपनिंग दिस डीएनए, ठीक है, ऐसे हेलिकली प्रेजेंट है, हेलिकल में प्रेजेंट है डीएनए, हेलिकल शेप में। हम इस डीएनए को ओपन करते हैं, ठीक है, इस डीएनए को ओपन किया, ऑलराइट, और इस डीएनए में 2 स्ट्रैंड नजर आ रहा है। एक तो हमारा ये स्ट्रैंड है और दूसरा जो है सेकंड वन इज दिस स्ट्रैंड। So let's only take one strand at a time. डीएनए को ओपन किया। In next chapter we'll be seeing कि डीएनए को कैसे ओपन करते हैं और उसको कैसे अनवाइंड करते हैं, कैसे स्ट्रेट करते हैं। So we'll be looking at that. अब देखो ये जो डीएनए है वो 4 बेसिस का, 4 नाइट्रोजनस पेयर्स का बना होता है, नाइट्रोजनस बेसिस का बना होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं हमारे डीएनए पे, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेसिस लेट्स से ए टी टी सी जी ए टी जी सी टी, ठीक है। लेट्स से ये है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस, इस सीक्वेंस में अरेंज्ड है। मान लो कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी सीक्वेंस में अरेंज हो सकते हैं और हर ह्यूमन में अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, तो कुछ भी सीक्वेंस में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये 3 मिलकर के एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ये मिलकर के एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ये 3 मिलकर के एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है,
और नेक्स्ट 3 मिलकर के एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही 3-3 के पेयर्स में ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी ब्रीफली समझा रहे हैं बस ताकि एक आइडिया लग जाए। ये जो है ये मिलकर के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब म्यूटेशन के केस में क्या होता है, हमारी बॉडी को पता है कि ATP जो है पहला कोडॉन बोलते हैं। ये 3-3 नाइट्रोजनस बेसिस का जो ट्रिपलेट जो फॉर्म होता है ना, इसको कोडॉन बोला जाता है। तो पहला कोडॉन जो है ATP, हमारी बॉडी को पता है, हमारे DNA को पता है कि अगर ATP प्रेजेंट है तो वो लेट्स से कोई प्रोटीन M बना रहा है, कोई प्रोटीन M बना रहा है। अगर ATP प्रेजेंट है तो कोई प्रोटीन M बना रहा है। अब क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया अगर बॉडी में। म्यूटेशन कैन बी कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, यूवी रेज से म्यूटेशन हो सकता है, या फिर किसी केमिकल्स की वजह से बॉडी में म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन का बहुत सारा कॉज है, ठीक है। और म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, कोई भी एक सिंगल, लेट्स से यहाँ से ये टी उड़ गया और यहाँ पर जी लग गया आपके, ठीक है, अब ये AGT बन गया। ओके, अब ये AGT बन गया, यहाँ से T हटा और यहाँ पर आकर G बन गया। तो यहाँ पर what is it known as now? Now this is AGT, ठीक है, AGT बन गया। अब ये AGT जो है, ये AGT तो M नहीं बना सकता क्योंकि ATP M बनाता था, AGT M नहीं बना सकता, तो ये कोई और एंजाइम बनाने लगेगा। लेट्स से ये N एंजाइम बनाने लगेगा, ठीक है, N। तो ये होते हैं म्यूटेशन where a single base can be changed। यहाँ पे एक सिंगल बेस चेंज हुआ है, या फिर किसी किसी म्यूटेशन में ऐसा होता है कि एक पूरा कोडॉन चेंज हो जाए, ठीक है, एक पूरा कोडॉन चेंज हो जाए। CTC प्रेजेंट था, लेट्स से ये CAA हो गया, एक पूरे कोडॉन में चेंज आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन, जहां पर कि हमारे DNA में जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है वो चेंज हो जाते हैं। It can happen due to UV rays, it can happen due to chemicals, X-rays, इनके वजह से हो सकता है बॉडी में म्यूटेशन, ठीक है। So most of these mutations are harmful। कुछ म्यूटेशंस होते हैं that have been useful, but mostly mutations जो होते हैं वो harmful होते हैं, ठीक है। We'll study in detail about it, but अभी के लिए एक more or less idea लग रहा है क्या होता है। हेलो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये होता है म्यूटेशन, ठीक है, ये है हमारा म्यूटेशन। जस्ट अ सेकंड, ओके। म्यूटेशन में सॉरी प्लियोट्रॉपिक जीन में एक और एग्जांपल लेते हैं। दैट वाज योर फर्स्ट एग्जांपल। दीक्षा क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, बाकी लोग किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो पी प्लांट का एग्जांपल है। ठीक है, पी प्लांट में क्या होता है, पी प्लांट में सीड शेप और स्टार्च ग्रेन का जो साइज होता है
कंट्रोल होते हैं, ये एक सिंगल जीन से कंट्रोल होते हैं। और ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द 7th क्रोमोसोम। ठीक है, तो पी प्लांट में क्या होता है? पी प्लांट में जो दो कैरेक्टर्स होते हैं, वन इज योर सीड शेप एंड द अदर वन इज योर स्टार्च ग्रेन साइज। ठीक है, ये दोनों एक सिंगल जीन से कंट्रोल होते हैं और वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो 7th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। अब एक चीज देखो, प्लांट में द फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड इज इन विच फॉर्म? फूड प्रोड्यूस्ड क्या होता है? Starch. फूड प्रोड्यूस क्या होता है? ग्लूकोज। Glucose. Glucose, yes. The food produced is glucose. फूड जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। मैम ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं। तो देखो क्या होता है, प्लांट्स में फूड जो है, फूड प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स में द फूड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब वो फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो करके कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। तो ये फूड जो है वो लेट्स से इस सीड में स्टोर हो गया। अगर बहुत ज्यादा फूड प्रोड्यूस हुआ है, अगर बहुत ज्यादा फूड प्रोड्यूस हुआ है, तो द सीड विल लुक बिग एंड द सीड विल लुक स्वोलन। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस्ड कम है, ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस्ड कम है तो साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ऑब्वियसली तुम इन दोनों सीड को अगर कंपेयर करो, ठीक है, तो तुमको समझ में आ रहा है कि एक में ज्यादा फूड स्टोर्ड है और एक में कम फूड स्टोर्ड है। ठीक है, एक में ज्यादा फूड स्टोर्ड है, एक में ज्यादा फूड है, एक में कम फूड स्टोर्ड है। जिसमें ज्यादा फूड स्टोर्ड होता है वो गोल सा नजर आता है, वो बड़ा सा गोल सा नजर आता है। ठीक है, और जिसमें कम फूड स्टोर्ड होता है वो थोड़ा पतला दुबला सा, थोड़ा सा रिंकल्ड सा नजर आएगा। ठीक है, थोड़ा मैल नरिश्ड सा नजर आएगा, तो वो थोड़ा रिंकल्ड सा नजर आता है। ठीक है, तो एक सिंगल जीन जो कि 7th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो कौन से दो फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है? एक तो सीड के शेप को कंट्रोल कर रहा है कि सीड का शेप राउंड होगा या फिर सीड का शेप रिंकल्ड होगा। ठीक है, एक तो शेप को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? तो स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल कर रहा है। ग्रेन के साइज को कंट्रोल कर रहा है ये एक सिंगल जीन। यहाँ पे अगर ये राउंड है तो इसके अंदर ज्यादा स्टार्च प्रेजेंट है, ये बड़ा सा नजर आ रहा है, सो दिस विल बी लार्ज इन साइज। ये जो मटर का दाना होगा दिस विल बी लार्ज इन साइज, whereas the wrinkled one is small in size. ठीक है, कंपैरिजन देख रहे हो, समझ रहे हो दोनों के बीच में? जिसमें ज्यादा स्टार्च स्टोर्ड है, जिसमें ज्यादा स्टार्च स्टोर्ड है वो राउंड नजर आएगा और वो बड़ा नजर आएगा। जिसमें कम स्टार्च है वो छोटा नजर आएगा और वो रिंकल नजर आएगा, उस पर थोड़ा थोड़ा रिंकल्स नजर आएगा। तो एक सिंगल जीन जो कि 7th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो सिंगल जीन दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, दो फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है। एक तो सीड शेप को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो व्हेन वन सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग more than one characters at a time, such a gene is known as pleiotropic gene. जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक टाइम पे कंट्रोल कर सकता है, such gene is known as pleiotropic gene. ये वाला एग्जांपल क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes, miss. Okay, good. चलो let's move ahead then.
चलो इस केस में ना 3 जीनोटाइप्स लिख रहे हैं, 3 जीनोटाइप्स लिख रहे हैं. One is your capital B, the other one is your capital B, small b, and the third one is your small b, small b. 3 जीनोटाइप्स लिखे हैं, कैपिटल B, स्मॉल b और स्मॉल b. अब ये बताओ ये राउंड होगा या रिंकल्ड होगा? राउंड. दोनों कैपिटल हैं, दोनों डोमिनेंट एलील हैं, राउंड. तो राउंड होगा या रिंकल? राउंड होगा. ओके, पी प्लांट में सीड के शेप में सिर्फ 2 ही ट्रेट्स नजर आता है, या तो राउंड या फिर रिंकल. ठीक है, राउंड या फिर रिंकल, और बीच का कुछ नहीं होता. अब इसका बताओ कि ये क्या होगा? राउंड. राउंड. क्योंकि एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो ये ऑब्वियसली राउंड होगा हमारे पास. अब थर्ड वाले का बताओ, दिस इज राउंड और रिंकल? रिंकल. गुड. पर स्टार्च ग्रेन साइज जो है उसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स नहीं होता है, उसमें लार्ज, मीडियम और स्मॉल 3 कैरेक्टर्स, 3 ट्रेट्स देखने को मिलते हैं. कैरेक्टर है स्टार्च ग्रेन साइज और 3 ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल. सो जिसमें 2 कैपिटल बी है, दिस विल बी लार्ज. जिसमें सिंगल कैपिटल बी है, दिस विल बी मीडियम. और जिसमें 2 रिसेसिव अलील है, दैट विल बी स्मॉल. लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल. ठीक है. ये मीडियम जो शो करेगा ट्रेट, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा ना, कि को डोमिनेंस? मीडियम जो शो कर रहा है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा. हाँ, यस मैम. ओके मैम. मैम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे मैम? दोनों में से एक पेरेंट तो खुद को एक्सप्रेस कर ही रहा है ना. नहीं, पर जो फिनोटाइप नजर आ रहा है उसमें दोनों में से किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा ना फिनोटाइप. वैसे एग्जैक्टली इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में नहीं आ रहा है. मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंडर इसको नहीं पढ़ते हैं हम लोग. यहाँ पे एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, एक रिसेसिव अलील प्रेजेंट है, तो इन दोनों में से राउंड और रिंकल के केस में डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, पर यहाँ पे डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. अगर डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस कर पाता, एक अलील खुद को एक्सप्रेस कर पाता, तो यहाँ पे लार्ज होता. ठीक है, यहाँ पे लार्ज होता. पर यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट है, विच इज नॉट सिमिलर टू बोथ द ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. ना लार्ज है ना स्मॉल है, मीडियम है. दोनों पेरेंट्स के बीच का शेप है. ठीक है. So this is medium. So this can be an example of incomplete dominance here. यहाँ पे कैपिटल बी जो है खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, जिस वजह से राउंड सीड प्रोड्यूस हो रहा है. पर यहाँ पर लार्ज सीड तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे मीडियम सीड प्रोड्यूस हो रहा है. So the gene, the allele, dominant allele is not able to express itself completely. अगर अपने आप को ये dominant allele completely एक्सप्रेस कर लेता तो यहाँ पे फिनोटाइप लार्ज होता, बट हियर द फिनोटाइप इज मीडियम नॉट लार्ज. ओके. हेलो मैम. हाँ. शायद कौशिक का आवाज नहीं आ रहा है. कौशिक का आवाज नहीं आ रहा है. कौशिक एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन करो. मैम मेरा आवाज आ रहा है अब? हाँ, आ रहा है. हाँ ठीक. ठीक है. चलो, should I rub this off? आगे बढ़े. इसी में एक और एग्जांपल देखना है, which is the most interesting example. The third example that we have here.
यहाँ पे जीन का नाम देखते हैं, यहाँ पे जीन का नाम है HBS बीटा। ठीक है, ये है जीन। ये जीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल अनीमिया। ये जीन जो है, जीन HB बीटा S, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, एक तो ये सिकल सेल अनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके अलावा ये और क्या प्रोड्यूस करता है? ये रेजिस्टेंस देता है मलेरिया के खिलाफ, रेजिस्टेंस टू मलेरिया। ठीक है, ये एक तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है मलेरिया के अगेंस्ट। मलेरिया में भी मलेरिया के 4 पैरासाइट्स होते हैं। व्हाट आर द 4 पैरासाइट्स दैट कॉज मलेरिया? प्लाज्मोडियम ही होता है, प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज होते हैं। व्हाट आर दे? प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज बताओ कोई, एक दो मैम, भी बता दो। मैम मैम एक काला तो अज़ार, फीमेल एनोफिलिस, काला अज़ार, काला आजार इज समथिंग एल्स। काला आजार भी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, दैट इज अ डिजीज। काला आजार इज अ डिजीज। ओके, काला मैम आजार एक तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। नहीं, समझो इस चीज को। फीमेल एनोफिलस मस्कीटो जो होती है वो कैरियर होती है। ठीक है, वो मच्छर से हमारे वो पैरासाइट को हमारे बॉडी में लाने का काम करती है। मच्छर जो होती है वो पैरासाइट नहीं होती है। मॉस्किटो इज नेवर अ पैरासाइट, मॉस्किटो इज अ कैरियर। वो एक जगह से पैरासाइट को हमारे बॉडी में लाने का काम करती है। द पैरासाइट हियर इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। अंडरलाइन करो क्योंकि साइंटिफिक नेम है। तो प्लाज्मोडियम हियर इज द पैरासाइट। मस्कीटो जो है, मच्छर जो है, वो पैरासाइट नहीं होती, पैरासाइट नहीं होती। मॉस्किटो इज जस्ट अ डिलीवरी पर्सन। ठीक है, वो डिलीवरी मैन समझ के रखो, कैरियर समझ के रखो। तो पैरासाइट को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह करते रहती है। ठीक है, मॉस्किटो के बॉडी में खुद भी प्लाज्मोडियम रहता है। तो मलेरिया हैज 2 वेक्टर्स। Okay, malaria has 2 vector, malaria has 1 vector. Malaria has 2 bodies in which it lives. Malarial parasite. तो parasite जो है, which is plasmodium, that can live inside mosquito body, that can live inside our body, human body. ठीक है, तो ये जो parasite है, that is plasmodium. Parasite मच्छर नहीं है, parasite is plasmodium. Parasite 4 तरह का है। इस plasmodium का 4 वेरिएंट्स होता है। ठीक है, एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरिये, एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, और एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, तो ये होता है पैरासाइट। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिये। 4 पैरासाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इन 4 पैरासाइट्स में से सबसे खतरनाक वाले पैरासाइट कौन होते हैं? Which is the most deadly one, जो सबसे ज्यादा डेथ कॉज करते हैं, that is your Plasmodium falciparum। ठीक है, Plasmodium falciparum जो है ये सबसे ज्यादा डेथ कॉज करता है। ठीक है, जो दिमागी बुखार सुने होंगे, दिमागी बुखार होना, that is caused by Plasmodium falciparum as well. So Plasmodium falciparum is also known for causing malaria. अब हमारा सेल जो है, हमारा आरबीसी जो है, वो किस शेप का होता है? बाइकनकेव।
Biconcave disc-like structure, right? Okay. अब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है? नहीं होता। नहीं होता। बाकी लोग किसी के भी नहीं होता? मैम कैमल का होता है। हाँ कैमल कैमल और का लामा होता में है। होता है। मैमल्स का दो एग्जांपल है, एक्सेप्शन कैमल और लामा में होता है, पर यहाँ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस में नहीं होगा। किसी के ब्लड में आरबीसी नहीं है? नो मैम। है ब्लड में आरबीसी, मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस ना। सॉरी, हाँ किसी के, सॉरी किसी के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। थैंक यू दीक्षा। सो किसी के भी आरबीसी में, किसी ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। सो द आरबीसीज आर नॉट प्रेजेंट इन द, so the nucleus is not present in the RBC of mammals. RBC में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो ये सरफेस होता है, ये जो सरफेस होता है आरबीसी का, this surface is elastic. This surface is elastic and it allows outside air oxygen to come in और CO2 का रिलीज करता है, ठीक है। तो this cell, this RBC lets oxygen come in, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर आने देता है। पर ये जो एक HbS जीन है हमारे पास, जो कि सिकल सेल एनीमिया कॉज कर रहा है, ये जो एक HbS जीन है, इसके वजह से इस आरबीसी में क्या चेंजेस आ जाता है, इसके वजह से ये आरबीसी जो है सिकल सेल एनीमिया कॉज कर रहा है। तो ये आरबीसी जो है ये सिकल शेप का हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। धान वान जो खेत में काटते हैं वो ऐसे एक औजार यूज करते हैं, दिस इज नोन एज सिकल, और हिंदी में हसुआ बोलते हैं शायद इसको। तो ये जो है सिकल, जो कि फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज होता है, ये आरबीसी जो है ये सिकल शेप का हो जाता है। ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके सिकल शेप बना लेता है। इनिशियली आरबीसी का जो सरफेस था वो इलास्टिक था, गैसियस एक्सचेंज को अलाउ कर रहा था, पर एक बार वो आरबीसी सिकल शेप का बन गया तो इसका जो आउटसाइड सरफेस है ये थिक हो जाता है, ये अब इलास्टिक नहीं बचता, ये थिक हो जाता है, ठीक है, ये थिक हो जाता है। ऑक्सीजन या गैसियस एक्सचेंज इस आरबीसी में नहीं होगा। इस आरबीसी में गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये थिक हो गया एंड अल्टीमेटली दिस आरबीसी डाइज। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे बॉडी में आरबीसी का अमाउंट, हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन जो है वो कम होता चला जाता है, बहुत लो हो जाता है। पर HbS एंजाइम जो है, जो हमारे ब्लड सेल्स को सिकल शेप बना देता है, सिकल शेप बना देता है, तो सिकल शेप बनने की वजह से ये जो आरबीसीज है इनका इलास्टिसिटी कम हो जाता है, गैसियस एक्सचेंज का पावर कम हो जाता है इनके अंदर। तो क्या होगा, अब मलेरियन पैरासाइट जो है यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे, मलेरियन पैरासाइट यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आरबीसी का वॉल अब थिक हो गया है, तो मलेरियन पैरासाइट यहाँ पे एंटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो डिजीज हो रहा है और दूसरे डिजीज से बचा रहा है। तो HbS जीन जो है एक डिजीज कॉज कर रहा है, विच इज नोन एज योर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, एक डिजीज कॉज कर रहा है और दूसरे डिजीज से बचा रहा है, विच इज योर मलेरिया, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, सिकल सेल एनीमिया जिनको होता है उनको मलेरिया नहीं होता है। जिनको सिकल सेल एनीमिया हो गया, जिनके बॉडी में सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंट है, उनके बॉडी में मलेरियल पैरासाइट अटैक नहीं कर सकता है, उनके आरबीसी में मलेरियल पैरासाइट एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट उनके बॉडी में एंटर नहीं कर सकता है। अब अफ्रीकन कंट्रीज जो है, सहारन कंट्रीज या सब सहारन डेजर्ट्स वाले कंट्रीज जो है, जो सहारा डेजर्ट के पास लाई करते हैं, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज जो है हमारे, अफ्रीकन कंट्रीज में एवरी ईयर
बहुत सारे बच्चे जो है उनका मलेरिया से डेथ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन मतलब जो इक्वेटर के पास जो रीजन लाई करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन लाई करते हैं, उन रीजन को बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। हमारा इंडिया जो है वो भी ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। मच्छर कैसे जगह पे थ्राइव करते हैं, कैसे जगह पे रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो और जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा हो। तो ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, मॉइस्चर भी ज्यादा होता है, तो ऐसे रीजन में मच्छर ज्यादा रहते हैं, ठीक है, ऐसे रीजन में मच्छर ज्यादा रहते हैं। अब क्या होता है, जिस कंट्री में हर साल बच्चे पैदा होते हैं और मलेरिया से उनका डेथ हो जा रहा है, वैसे कंट्री में अगर सिकल सेल अनीमिया हो जाता है किसी बच्चे को, तो उनके लिए एक बून माना जाता है, उनके लिए एक बोनस पॉइंट माना जाता है कि चलो एटलीस्ट मलेरिया से तो बच जाएगा। सिकल सेल अनीमिया विल नॉट कॉज इंस्टेंट डेथ, सिकल सेल अनीमिया कैन नॉट कॉज इंस्टेंट डेथ, थोड़ा बहुत खाने पीने से या इन सब से सिकल सेल अनीमिया से स्टिल लोग सरवाइव कर जाते हैं, बट मलेरिया से ऐसे कंट्रीज में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। वहां पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है। तो क्या होता है कि ऐसे कंट्रीज में जहां पर कि मलेरिया से ज्यादा डेथ हो रहा है, ऐसे कंट्रीज में अगर किसी को सिकल सेल अनीमिया है तो उसके लिए एक बोनस पॉइंट है, उसके लिए एक वरदान की तरह हो जाता है कि उसको कभी मलेरिया नहीं होगा, he or she will still be able to survive, क्योंकि मलेरिया कभी नहीं होगा। ऐसे कंट्रीज में मलेरिया से सबसे ज्यादा डेथ होता है, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पे बेसिक मुद्दा क्या है कि HBS जीन जो है दैट इज कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स, एक सिकल सेल अनीमिया और दूसरा रेजिस्टेंस टू मलेरिया। ओके, यहाँ पर एक जीन HBS जीन जो है ये दो ट्रेट्स को कंट्रोल, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, एक तो सिकल सेल अनीमिया को और दूसरा मलेरियल पैरासाइट के अगेंस्ट, स्पेशली फैल्सीपैरम, स्पेशली जो मलेरिया फैल्सीपैरम कॉज करता है उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जिनको सिकल सेल अनीमिया है उनको मलेरिया होने का चांसेस बहुत घट जाता है, ना के बराबर होता है। ओके, सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस जीन HB बीटा S जीन जो कि सिकल सेल अनीमिया कॉज करता है और मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब सिकल सेल अनीमिया के बारे में एक चीज जानो अभी, सिकल सेल अनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हम लोग जो ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, एक बार ये सारा सेगमेंट खत्म हो जाए तो सिकल सेल अनीमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, बी इट योर बोर्ड्स एग्जाम और बी इट योर नीट, ठीक है। तो सिकल सेल अनीमिया डिटेल में पढ़ना होता है, HBS जीन में कौन से कोडॉन में म्यूटेशन हो रहा है, क्या कोडॉन था, म्यूटेट होकर कौन सा कोडॉन बना, ये सब पढ़ना होता है, ठीक है। तो सिकल सेल अनीमिया जो है ये एक कंप्लीट सेगमेंट है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर। इज दैट ओके मैम? हाँ मैम, क्या कभी कोई ठीक भी हो सकता है इससे? किससे? यही सिकल सेल एनीमिया डिजीज से? सिकल सेल अनीमिया से जीन ट्रांसप्लांट के थ्रू ही सही हो सकता है, पर उसके अलावा कोई चांसेस नहीं। मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोई दवाई नहीं होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए कोई दवाई नहीं होता है, ठीक है। जीन ट्रांसप्लांट होता है in some cases, but gene transplant is a very expensive process, it's a very difficult process, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में सिकल सेल अनीमिया से ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली डेथ कॉज करेगा, डेथ कॉज नहीं होता है इससे सिकल सेल अनीमिया से। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स होगा, जैसे सिकल सेल अनीमिया जिन लोगों को है उनके बॉडी में ब्लड कभी टिकता ही नहीं है, उनके बॉडी में अगर सांस लेने में भी दिक्कत होता होगा, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, वो उनको चक्कर बहुत आता है, वो हमेशा फेंट हो जाएंगे, हमेशा गिर जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होता है, बट इंस्टेंटली डेथ नहीं कॉज करता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली क्यूरेबल, सिकल सेल एनीमिया इज नॉट एग्जैक्टली क्यूरेबल।
मैम और भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं? बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम लोगों को पढ़ना है। मैम ये इनहेरिट होता है क्या? सिकल सेल एनीमिया, यस ऑफ कोर्स इनहेरिट होता है, बिल्कुल इनहेरिट होता है, और इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो ये बिल्कुल जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ही है कि ये पेरेंट से चाइल्ड में आएगा, पर हर जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को इफेक्ट करे। जेनेटिक लेकिन मैम आप डिसऑर्डर, तो रेसेसिव बोल रही है। हाँ, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। और रिसेसिव भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो आगे के सेगमेंट्स में जब हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड रिसेसिव दोनों देखेंगे। तो मैम जरूरी तो नहीं है ना कि ये एक्सप्रेस करे अपने नेक्स्ट जनरेशन में? क्या बोल रहे हो? ये जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेस करे अपने नेक्स्ट जनरेशन में। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ डोमिनेंट भी तो प्रेजेंट होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये जब भी प्रेजेंट होगा ये एचबीएस, अगर ये खुद को एक्सप्रेस करेगा तो ये एचबीएस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, डिजीज नहीं कॉज कर रहा है, तो यहाँ पर एचबीएस जीन नहीं प्रेजेंट होगा, तब ये कैरियर होता है। अगर सिर्फ एक एचबीएस जीन प्रेजेंट है तो वो कैरियर होता है। अगर दोनों एचबीएस जीन प्रेजेंट है, अलील प्रेजेंट है, तो वो डिजीज होता है। ठीक है, तो या तो ये डिजीज हो सकता है, या फिर ये कैरियर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, तो बच्चा जो प्रोजेनी जो हो इनका वो नॉन अफेक्टेड भी हो। तो नॉन अफेक्टेड भी हो सकता है, अफेक्टेड भी हो सकता है, और कैरियर भी हो सकता है। ठीक है, तो पर अभी, हाँ बोलो मैम हो ऐसा नहीं हो सकता मैम, जैसे ब्लड ग्रुप में ए बी करके कोडोमिनेंस शो करता है, तो इसमें भी जैसे HbS और HbA कोडोमिनेंस टाइप समथिंग शो करे? एचबीएस डोमिनेंट है, अच्छा, ओ एचबीएस उसमें तो डोमिनेंट। रिसेसिव और एक डोमिनेंट है ही। ओके मैम, ओके, थैंक ठीक यू है, मैम। पर एचबीएस इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, क्योंकि जब एक एचबीएस प्रेजेंट होता है तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, पर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है, वो कैरियर होता है। कैरियर का मतलब इनकम्प्लीट क्या होना है? उसको डोमिनेंस। खुद को बीमारी नहीं होता है, पर वो डिजीज को पास ऑन करता चलता है, तो वो कैरियर होता है। ठीक है, ओके, यस। तो बट वी बी स्टडिंग दिस सिकल सेल एनीमिया, हम लोगों को काफी पढ़ना है, पूरे डिटेल्स में पढ़ना है, सो जस्ट वेट फॉर दैट। सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे हम लोग। तो प्लियोट्रोपिक जीन समझ में आया? When one gene is affecting more than one phenotype, that is known as your pleiotropic gene. Is that okay? Okay. Just a second. Okay. So we are almost done with the backlog class. बस एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बच गए थे, तो उनको कवर करेंगे। जैसे बैकलॉग क्लास में वी हैवंट डिस्कस टेस्ट क्रॉस, और हमने टेस्ट क्रॉस के अलावा रेसिप्रोकल क्रॉस को नहीं डिस्कस किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ रेसिप्रोकल क्रॉस हियर। जो लोग ये क्लास कर चुके हैं उनको याद है रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। बताओ क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस? मतलब मैम उल्टा होता है, मतलब जैसे कि आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रही हैं, तो उसको आप स्मॉल टी कैपिटल टी भी लिख सकती हैं। ओके, रेसिप्रोकल क्रॉस में एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, दो पेरेंट्स को लेते हैं,
ठीक है, जितने भी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हम सब में हम ये करते हैं, दो पेरेंट्स को पिक करते हैं। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में भी हम यहाँ पे दो पेरेंट्स को पिक करते हैं। एक पेरेंट जो है वो कैपिटल टी है, दूसरा पेरेंट जो है वो स्मॉल टी है। ओके, वन पेरेंट इज कैपिटल टी एंड द अदर पेरेंट इज स्मॉल टी। ये जो पेरेंट है हमारा कैपिटल टी ये मेल है, और ये जो पेरेंट है स्मॉल टी ये फीमेल पेरेंट है। अब बताओ प्रोजेनी क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, क्योंकि यहां से गमीट आएगा कैपिटल टी, यहां से गमीट आएगा स्मॉल टी। अब जब क्रॉस करवाएंगे इसका तो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, पेरेंट यहाँ पे कैपिटल, फादर यहाँ पे कैपिटल टी है, मदर यहाँ पे स्मॉल टी है। इज दैट ओके? यस ठीक है, मैम। ये समझ में आ रहा है? फादर कैपिटल टी है और मदर स्मॉल टी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करते हैं, एक्चुअली काफी बड़ा सा चेंज है, पर रिजल्ट बताना तुम लोग। मदर को अब स्मॉल टी कर देते हैं, मदर को कैपिटल टी कर देते हैं, और फादर को स्मॉल टी कर देते हैं। अब जो हमारे पास मदर है शी इज कैपिटल टी। पहले मदर थी होमोजाइगस रिसेसिव, अब मदर को बना दिए होमोजाइगस डोमिनेंट और फादर को बना दिए होमोजाइगस रिसेसिव। तो प्रोजेनी के जीनोटाइप में कोई चेंज आएगा? नहीं। नो मैम। कोई चेंज नहीं आ रहा है। This is reciprocal cross. Okay, this has been given in your notes after dihybrid cross. This has been given in your notes. ये है हमारा reciprocal cross. 2 multiplied by 3 क्या होता है? 6। ठीक है, तो 3 multiplied by 2 चेंज हो जाता है क्या? नहीं। नहीं होता है ना, वो भी 6 ही रहता है। So this is reciprocal cross. रेसिप्रोकल क्रॉस में दो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक में, पहले एक्सपेरिमेंट में एक पेरेंट को होमोजाइगस डोमिनेंट रखते हैं, दूसरे पेरेंट को होमोजाइगस रिसेसिव रखते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव बना देते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव को होमोजाइगस डोमिनेंट बना देते हैं। पर दोनों केस में क्रॉस करने के बाद जो प्रोजेनी फॉर्म हो रहे हैं, बोथ द प्रोजेनी will be same, will have the same genotype. Is that okay? So this is your reciprocal cross, जहां पर कि पेरेंट्स के जीनोटाइप को अगर रेसिप्रोकेट कर दो, रेसिप्रोकेट मतलब इंटरचेंज कर दो पेरेंट्स के जीनोटाइप को, तो चाइल्ड के जीनोटाइप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, when two parents are used in two experiments in such a way that experiment A is used as the female parent, that in one experiment A is used as the female parent and B is used as the male parent. In other experiment A is used as the male and B is used as the female parent. Such experiments is known as reciprocal cross. ठीक है, इन दोनों में प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज सेम, जीनोटाइप जो होगा प्रोजेनी का, फिनोटाइप जो होगा प्रोजेनी का, वो नहीं चेंज होगा। सो दिस इज योर रेसिप्रोकल क्रॉस हियर। कोई डाउट इसमें? नहीं मैम। ठीक है, नो मैम। नोट्स में अपने चेक कर लो, नोट्स में दिया हुआ है ना ये। वैसे हमको जहां तक याद है ये लिखवाए थे, बट एक बार चेक कर लो। दिया हुआ है। लिखा हुआ है ना कौशिक? यस मैम। हाँ मैम, आप लिखवाई थी हम लोग को। ओके गुड। ठीक है, तो ये हुआ रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट इज आवर टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस समझो।
ओके, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, हमारा जो F1 प्रोजेनी होता है उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करके रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस जब कभी भी बोला जाए तो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करना होता है, टेस्ट क्रॉस में हमेशा रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करना होता है। अब ये चीज समझो, लेट्स से कैपिटल T is the father or is the male parent, small t is the female parent, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में सॉरी फर्स्ट जनरेशन में we have capital T small t, capital T small t, capital T small t and capital T small t, all tall। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास all tall आएगा, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में all tall आता है हमारे पास। अब all tall तो पता है कि all tall में हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। all tall है अगर तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो हेट्रोजाइगस हो सकता है या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, या तो हेट्रोजाइगस हो सकता है या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है ये जानने के लिए कि हमारा फिनोटाइप तो पता है पर हमारा जीनोटाइप क्या है, इज इट कैपिटल T और इज इट कैपिटल T स्मॉल t। तो जीनोटाइप को जानने के लिए, जीनोटाइप को डिसाइड करने के लिए वी गो फॉर एन एक्सपेरिमेंट दैट इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट द टेस्ट क्रॉस फर्दर। ओके, अब देखो लेट्स से कि हम आपको बता दिए कि जो प्रोजेनी है वो टॉल है, जो प्रोजेनी है वो टॉल है, ठीक है। अब क्या करना है, कैसे पता, ये तो पता है कि फिनोटाइप क्या है, प्रोजेनी जो है वो टॉल है, पर ये तो नहीं पता कि वो कैपिटल T स्मॉल t है या कैपिटल T है। तो ये कैसे पता करते हैं कि प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप टॉल का मतलब दो चीज हो सकता है, या तो एक डोमिनेंट अलील है, एक डोमिनेंट अलील भी होगा अगर तो वो खुद को एक्सप्रेस करके टॉल ही फिनोटाइप बनाएगा, और अगर दो डोमिनेंट अलील भी होगा तो भी वो खुद को एक्सप्रेस करके टॉल ही फिनोटाइप बनाएगा। तो हम लोगों को पता करना है कि फिनोटाइप तो टॉल है पर जीनोटाइप क्या है, कैपिटल T स्मॉल t है या फिर कैपिटल T है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, ये जानने के लिए कि हमारा जीनोटाइप क्या है, व्हाट डू वी डू हियर, कैपिटल T को लेते हैं और उसको क्रॉस करवाते हैं एक रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से, ठीक है। रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस करवाया जाता है, ओके। और दूसरे बार में क्या करेंगे, दूसरे बार में कैपिटल T स्मॉल t को लेंगे और रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे। टेस्ट क्रॉस जब भी लिखा हो तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करवाना है आपको, ठीक है। जब भी टेस्ट क्रॉस लिखा हो तो यू हैव टू क्रॉस विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो पहले वाले क्रॉस को करो और सेकंड वाले क्रॉस को करो एंड टेल मी द रिजल्ट। मैम फर्स्ट वाले में सभी टॉल आएगा और सेकंड वाले में आधा टॉल होगा और आधा रिसेसिव होगा, मतलब कि आधा ड्वार्फ। ओके, ये वाला एक्सपेरिमेंट जब करोगे, ये जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो राइट डाउन द अलील्स, इधर में कहीं कॉर्नर में लिख लो। सारे कैपिटल T स्मॉल t आ रहे हैं, ऑल कैपिटल T स्मॉल t विच इज ऑल टॉल, ठीक है, ऑल टॉल। अब इस वाले क्रॉस को जब करोगे
2 tall 2 dwarf. यस करेक्ट, 2 टॉल और 2 डॉर्फ आएगा। इस वाले में 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है और 2 स्मॉल टी है, तो 2 टॉल एंड 2 डॉर्फ। 2 टॉल है प्रोजेनी और 2 डॉर्फ प्रोजेनी है, ठीक है। तो जब ऑल टॉल आए, जब हमारा टेस्ट क्रॉस करवाने पे ऑल टॉल आए, टेस्ट क्रॉस करवाने पे ऑल टॉल आए, उसका मतलब जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी। और जब टेस्ट क्रॉस करवाने पे द जीनोटाइपिक रेशियो दैट वी गेट हियर इज 1:1, ठीक है। जीनोटाइपिक या फिर फिनोटाइपिक रेशियो, जो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो मिल रहा है दैट इज 1:1। 2:2 होगा, पर 2 को कैंसिल करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो इस केस में हमारा पेरेंट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। तो जब भी पता ना चले कि टॉल तो है पर होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम टेस्ट क्रॉस करवा लेंगे। टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे। अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से टेस्ट क्रॉस करवाने के बाद सारे हमारे टॉल आ गए, उसका मतलब है कि जो पेरेंट था वो क्या था, कैपिटल टी था, ठीक है। और अगर 1:1 का रेशियो आ गया, हाफ टॉल और हाफ डॉर्फ आ गए, उसका मतलब जो पेरेंट हमने लिया था वो टॉल था बट दैट वाज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस पेरेंट था वो। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बीच में, कैसे डिसाइड करेंगे। यस मैम। मैम Yes, एक ma'am. बात बताइए, अगर डाई हाइब्रिड में हम लोग टेस्ट क्रॉस क्यों नहीं कर सकते? डाई हाइब्रिड में भी हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं एक्चुअली। डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस हम नहीं बताया है। नहीं, जब हम क्लास में पूछे थे तो आप तो बोली थी मोनो हाइब्रिड में सिर्फ करते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं लिखे होंगे कि सिर्फ मोनो हाइब्रिड में करते हैं। हम मोनो हाइब्रिड का क्लास में करवाए थे, क्योंकि डाई हाइब्रिड से कम पूछा जाता है, बहुत कम है पूछने का चांसेस। पर डाई हाइब्रिड में भी टेस्ट क्रॉस होता है, ऑब्वियसली टेस्ट क्रॉस होगा। जहां कहीं भी जीनोटाइप पता करना है वहां टेस्ट क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम लोग लेकिन चाहते हो कैसे होगा टेस्ट क्रॉस? लेकिन उसमें टेस्ट क्रॉस कैसे होगा? उसमें तो 2 कैरेक्टर साथ में लेते हैं। तो 2 अपोजिट रेसेसिव कैरेक्टर ले लेंगे। तो 2 होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट से क्रॉस करेंगे, अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। डाई मैम एक बार हाइब्रिड करके दिखाएंगी? हाँ वही करके दिखा रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। किसी को डाउट है इसमें? ओके ओके, नेक्स्ट इज डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, यहाँ पे ले लो एक पेरेंट, लेट्स से द पेरेंट इज टॉल एंड राउंड, लेट्स से द पेरेंट इज टॉल एंड राउंड, ठीक है। हम लोगों को जानना है कि टॉल एंड राउंड तो ठीक है, पर इसका जीनोटाइप क्या है। इसका जीनोटाइप या तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, या फिर इसका जीनोटाइप कैपिटल आर हो सकता है, ठीक है। टॉल और राउंड का बात कर रहे हैं। अब हम लोगों को जानना है कि इन दोनों में से कौन सा जीनोटाइप है, तो इसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस के लिए रिसेसिव होमोजाइगस से क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। रिसेसिव होमोजाइगस से क्रॉस करवाते हैं टेस्ट क्रॉस के केस में, ओके। लेट्स चेक कि क्या है हमारे पास। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के केस में क्या रेशियो आता है, और
ऑल होमोजाइगस डोमिनेंट के केस में क्या रेशियो आता है? तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का टेस्ट क्रॉस अगर करेंगे तो बताओ क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे गेमीट्स क्या बनेगा? गेमीट्स बताओ यहाँ पे, और यहाँ पे गेमीट बताओ। कैपिटल टी और कैपिटल आर, स्मॉल टी एंड स्मॉल कैपिटल टी आर। कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर और एक होगा एक सेकंड, क्या हम- क्या क्या यहाँ पे क्या? मिस यहाँ पे क्या लिखे बन रहा है? हुए। मैम यही यही बनेगा। बन रहा है ना? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। ओके ओके, यहाँ पे सॉरी एक टाइपो एरर है। सॉरी स्मॉल आर होना चाहिए ना। यहाँ पे स्मॉल आर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर होना चाहिए था। अब आर बताओ, बन जाएगा। अब बताओगे मीन्स कैपिटल टी हाँ। कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल। हाँ, और फिर स्मॉल टी स्मॉल है। ठीक है, Yes, ये ma'am. क्या गणित बना? यहाँ पे क्या बनेगा गणित? स्मॉल टी स्मॉल और स्मॉल टी स्मॉल है। स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। तो एक ही बार लिखते हैं, चलो स्मॉल टी स्मॉल आर। हाँ, अब इसका पुनेट स्क्वायर बनाओ। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। इस साइड में लिखो स्मॉल टी स्मॉल आर। ओके, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब चलो सबका फिनोटाइप बताओ। पहले वाले का फिनोटाइप क्या आएगा? दिस विल बी टॉल एंड राउंड। This will be tall and wrinkled. This will be dwarf and round. This will be dwarf and wrinkled. ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या आया? 1:1:1:1। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है, जब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का केस है, जब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का केस होगा तो हमेशा यही रेशियो आएगा टेस्ट बॉक्स में। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? यस मैम। समझ आ रहा है? पक्का पक्का बताओ। यस मैम। ओके, तो हमेशा 1:1:1:1 का रेशियो आएगा इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के केस में 1:1 का रेशियो आया था। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के केस में 1:1:1:1 का रेशियो आएगा। हम ठीक आप है, ऐसा क्वेश्चन शायद करवाई थी क्लास में, मतलब मैम होमोजाइगस का आप क्या बोली कितना आएगा? होमोजाइगस के केस में जब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का केस है तो 1:1 आएगा। और होमोजाइगस का? होमोजाइगस के केस में ऑल टॉल आएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ऑल टॉल रहेगा। अब यहाँ पे अच्छा कोई और भी कुछ पूछ रहा था ना शायद? नो मैम, आप एक ऐसा क्वेश्चन करवाई थी ऐसे ही हाँ, same। हम करवाए होंगे, हम क्लास में करवाए होंगे। ओके, चलो हम एक और चीज ट्राई करते हैं कि अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तब क्या होगा। ये तो था हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का केस। डाइहाइब्रिड में अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तब क्या होगा? See, this हाँ, is मतलब
मतलब मैम दोनों ही डोमिनेंट, एक सेकेंड, होमोजाइगस डोमिनेंट है, टेस्ट क्रॉस करवाना है तो जीनोटाइप क्या होगा? होमोजाइगस रिसेसिव। स्मॉलर, ठीक है। अब इसका क्रॉस करो, यहाँ पे हमारे पास गमीट आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ पे गमीट आएगा स्मॉल टी स्मॉल आर। इसका जब क्रॉस करेंगे तो वील गेट ऑल टॉल एंड राउंड, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस करने का मतलब होता है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा देना, ठीक है। और अगर क्रॉस करवाने के बाद ऑल टॉल आए तो दैट मींस कि होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था। अगर ऑल टॉल और राउंड आए या फिर सारे कैरेक्टर्स डोमिनेंट आए, उसका मतलब भी क्या है कि होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था। अगर मोनोहाइब्रिड में 1:1 का रेशियो आ जाए मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था, और अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस में 1:1:1:1 का रेशियो आ जाए मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो बताओ, आई कैन रिपीट इट, वी स्टिल हैव 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। बताओ, कोई डाउट है किसी को? मैम मुझे नहीं है। हाँ हाँ, मैम मुझे नहीं है। नहीं है, ओके। किसी को है डाउट? एनीवन हु वांट्स टू रिपीट इट? मैम बायो में वो व्हाइट और वायलेट फ्लावर वाला टेस्ट क्रॉस का डायग्राम है, वो बताइए ना प्लीज। कौन सा? एक सेकंड, मैम पेज नंबर 75। हाँ हाँ, बुक निकालने दो, एक सेकंड देखने दो। पेज नंबर 75। 75। ओके, पेज नंबर 75 पे एक डायग्राम है। एवरीवन टर्न टू पेज नंबर 75, जेनेटिक्स। यहाँ पे फ्लावर दिया हुआ है, तो फ्लावर इज वायलेट इन कलर, ठीक है, वायलेट कलर का फ्लावर है। तो वायलेट इज द डोमिनेंट ट्रेट, ओके। वायलेट जो है वो डोमिनेंट कलर होता है। व्हाइट इज रिसेसिव, वायलेट इज डोमिनेंट। तो वायलेट अगर डोमिनेंट है तो इसका जीनोटाइप 2 हो सकता है, या तो कैपिटल W स्मॉल सॉरी कैपिटल V स्मॉल v हो सकता है। दो तरह का जीनोटाइप हो सकता है, या तो कैपिटल V स्मॉल v हो सकता है, या फिर कैपिटल V कैपिटल V हो सकता है, ठीक है। दो तरह का जीनोटाइप हो सकता है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। पर इस फ्लावर को देख करके तो डिसाइड नहीं किया जा सकता ना कि कैपिटल V स्मॉल v होगा या कैपिटल V स्मॉल कैपिटल V होगा। हमको देख करके बाहर से मेरे जीन्स को तो डिसाइड नहीं किया जा सकता। जब तक कोई एक्सपेरिमेंट ना करो, जब तक कोई एनालिसिस ना करो, तब तक इट कांट बी डिसाइडेड दैट व्हाट आर द जीन्स इनसाइड मी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टार के जीन्स को पहचानने के लिए इन दोनों का टेस्ट क्रॉस करेंगे। इसका भी टेस्ट क्रॉस करो और इसका भी टेस्ट क्रॉस करो, ठीक है। इन दोनों का टेस्ट, हाँ बोलो मैम W होगा या V होगा? बुक में W दिया हुआ है ना। W is white actually. White is recessive,
ये V होना चाहिए, ये W नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो ये क्यों W लिखा हुआ है, क्योंकि डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट तो पर्पल फ्लावर है, वायलेट है। तो चलो टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, इसको P ले लो, पर्पल ले लो। पर बुक में यहाँ W लिखा हुआ है, पर W नहीं होना चाहिए, W नहीं होना चाहिए क्योंकि व्हाइट जो है वो रिसेसिव है। रिसेसिव को कभी कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं हम लोग। चलो जो भी है वो एनसीईआरटी है तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। एनसीईआरटी में जो है वी नीड टू फॉलो दैट, but for now I'm taking it as P, purple. Capital T, capital, sorry, purple है तो it can be capital P और it can be capital P small p, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो हाउ डू वी डिसाइड दैट कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है? उसके लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस करते हैं तो टेस्ट क्रॉस में स्मॉल p और यहाँ पे भी स्मॉल p से क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। आप दोनों साइड रिजल्ट फॉर्म करो, दोनों साइड यूनिट स्क्वायर बना के देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। मैम इसमें आएगा ऑल कैपिटल P और इसमें आएगा कि हाफ कैपिटल P स्मॉल p और हाफ कैपिटल P स्मॉल p। ऑल पर्पल, हाँ सॉरी ऑल पर्पल। ठीक है, ऑल पर्पल। इसमें क्या आएगा? Purple is to white is equals to 2 is to 2। दो पर्पल है दो व्हाइट है, 2 is to 2 काट करके 1 is to 1 लिख सकते हैं। तो अगर रेशियो टेस्ट क्रॉस करने के बाद 1 is to 1 आया तो हम लोगों को पता है 1 is to 1 है, तो half of the flowers are violet and half of the flowers are white, अगर आधे flowers वो वायलेट है और आधे व्हाइट है तो उसका मतलब होता है कि जो अननोन फ्लावर है दैट इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और अगर सारे वायलेट आते हैं सारे पर्पल आते हैं उसका मतलब है कि द अननोन फ्लावर वाज होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो ये रिजल्ट होता है इस एक्सपेरिमेंट में, बेसिकली यही दिया हुआ है। मैम ये समझ में आया कि व्हाइट मतलब व्हाइट के लिए हम लोग कैपिटल P स्मॉल p लिखेंगे। व्हाइट के लिए कैपिटल P स्मॉल p नहीं लिखना है। दो ट्रेट है यहाँ पे, दो ट्रेट है, एक है पर्पल एक है व्हाइट, ठीक है। एक है पर्पल एक है व्हाइट। बुक में वायलेट दिया हुआ है, यहाँ पर पर्पल लिया है। अब अगर पर्पल डोमिनेंट है तो यहाँ पे एलीन क्या होना चाहिए, कौन सा लेटर होना चाहिए और कैपिटल में या स्मॉल में? मैम कैपिटल P। में क्या होगा यहाँ पे बताना आप, यहाँ पे क्या लेटर मैम होगा? कैपिटल V होगा। कैपिटल P। वी कैसे ले रहे हो जब हम यहाँ पे पर्पल लिखे हैं, पी है तो? ओ सॉरी, मतलब कैपिटल P और कैपिटल P स्मॉल p हो सकता है, दो हो सकता है। बेसिकली पर्पल को हम लोग कैपिटल P से लिखे हैं यहाँ पे, तो व्हाइट के लिए क्या यूज करेंगे? मैम स्मॉल p। यूज करेंगे। तो वही चीज की है, आपके बुक में क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या किया है, जस्ट अ सेकेंड। एनसीईआरटी में वायलेट को W से डिनोट किया है, ठीक है। मैम वो डोनेट नहीं, मैम वो डोनेट वाले नहीं पूछ रहे थे, मैम पूछ रहे हैं ना कि वहां पे लिखा है ना कैपिटल P स्मॉल p, तो दोनों में से डोमिनेंट तो कैपिटल P वाला है। इधर इस वाले पुनेट स्क्वायर में देखिए मैम, उधर नहीं इधर। हाँ तो ये पर्पल ही ना हो जाएगा, उधर नहीं मैम इधर। अच्छा हाँ तो ये पर्पल ही ना हो जाएगा। ये पर्पल हो रहा है, ओके तो ये भी तो पर्पल होगा।
I know कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। कैपिटल, अच्छा ये गलत लिया है यहाँ पे, दिस शुड बी कैपिटल P, ये दोनों हमारा स्मॉल p था। इसको दोबारा से लिखने दो, ये यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, इसको दोबारा से लिखने दो। कैपिटल P, स्मॉल p, स्मॉल p, स्मॉल p, कैपिटल P, स्मॉल p, स्मॉल p, स्मॉल p, कैपिटल P, स्मॉल p, स्मॉल p, स्मॉल p। अब ठीक है? हाँ मैम। वो लिखने में गलती हुआ था मेरे से, सॉरी। ठीक है, ये समझ में आया? अब आपके बुक में वायलेट जो है वो W से डिनोटेड है, तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको फॉलो करो। बट मोस्टली क्या होता है कि एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो यू विल बी गिवन द लेटर, कौन सा लेटर यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे पास लेटर दिया हुआ रहेगा, तो एक्सपेक्ट करके चलना कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें भी कौन सा लेटर यूज करना है, कैपिटल में, स्मॉल में, वो तुम्हारे पास गिवन रहेगा। ठीक है? सो वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस जिससे कि तुम लोगों को आइडिया लग जाए इस चीज का। जस्ट अ सेकंड मैम टाइम हो गया है। आई नो अभी कोई एग्जिट मत करना है, 1 मिनट, ठीक है? मेरे को बस अटेंडेंस ले लेने दो। हाँ ठीक है, चलो। सो आई हैव अ नेक्स्ट क्लास नाउ, तो तुम लोगों का भी अगला क्लास होगा, सो जाओ, गो गेट अ स्मॉल ब्रेक। मैम एक चीज सबसे पूछना था। हाँ, बताओ ना, कोई अभी कौन सा होगा, ऑर्गेनिक होगा या फिजिकल? क्लास में जाके पता कर लेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, डन। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। चलो, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। थैंक यू मैम। या बाय।